देयर विल बी अ टेस्ट ऑन मंडे, ऑन द कमिंग मंडे। ठीक है ऋषि, और टेस्ट के अंदर बेटा क्या आ रहे हैं, चैप्टर 3 के अंदर 4 क्वेश्चन के नोट्स कराए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इन सब का टेस्ट है इनके ऊपर बेस पर। ठीक है बेटा, फोकस स्ट्रेट बैठ के पढ़ो और नोट्स ओपन कर लो सभी बच्चे अपने सामने। जो भी नोट्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स आपने बनाए वो सामने होने चाहिए, ठीक वैसे जैसे क्लास के अंदर होते हैं। ठीक है, बहुत बिजी स्टूडेंट है, पढ़ाई के अलावा सब काम चल रहा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलो तो बेटा थोड़ा फोकस पढ़ाई पे भी रखो। ठीक है चलो, तो पार्ट 1 से लेके बेटा पार्ट 4 तक कंप्लीट आपको रिवाइज करना है। ठीक है ओके, तो मैं आपको आज का टाइम देता हूं। सुनो, आप लोग आज से बेटा रिवाइज करना शुरू करें सभी बच्चे। ठीक है, और कल से मुझे डाउट पूछ सकते हैं। अभी अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। अगर इस चैप्टर के अंदर किसी भी टॉपिक पर डाउट है आपको पढ़ाए हुए में से तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, पार्ट शुरू करूंगा। तो 5th पार्ट के नोट्स बेटा शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट्स है बेटा जल्दी से थ्योरी को लेकर? अगर अभी है तो ठीक है, नहीं तो कल से आप पढ़ना अपना रिवीजन शुरू करो। आपके पास इतने दिन है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन है आपके पास, इंक्लूडिंग संडे 4। तो 5th पार्ट के नोट्स नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं। अगर आप लोगों के डाउट, हाँ डाउट्स नहीं पूछने किसी को? मानसी कोई डाउट है? सर आज पढ़ेंगे फिर कल बताते चलो हैं ठीक है, आपको डाउट। ठीक है ओके। तो कल से बेटा अपना डाउट सेशन रखना 15 मिनट का, यू कैन टेक 15 to 20 मिनट्स, इवन हाफ एन आवर। ठीक है, पीछे का रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि मुझे भी पता है बेटा ये चैप्टर काफी बड़ा है, और जो बच्चा रिवाइज नहीं कर रहा डेली, सबसे बड़ा इशू किसके साथ आएगा? हु विल फेस द चैलेंज? जो क्लास के अंदर बेटा आपको समझ में आता है, और जब आप 15 मिनट्स रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर जो आपने पढ़ा है बेटा लास्ट क्लास का वो गायब हो जाएगा। धीरे धीरे करके तेजस्वी सब कुछ गायब हो चुका है। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस क्या थे, डेनियल सेल का क्या रिएक्शन था, सब कुछ भूलते जाओगे। आई नो इट, स्टूडेंट तो मैं भी हूं ना, मैं भी तो स्टूडेंट कभी आपकी तरह था, तो इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। मैंने बेटा पहले भी आप लोगों को कहा है, एक बेटा मेरी एडवाइस है सभी के लिए कि 15 मिनट्स अपने बिजी शेड्यूल में से, 15 मिनट का टाइम केमिस्ट्री को देना शुरू कर दो। और सिर्फ क्या करना है, जो आज की क्लास में पढ़ा है उतना तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और नहीं तो फिर क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मानसी स्टार्टिंग से पढ़ोगे, फिर अगर मेरी बात मानोगे तो डेली पढ़ा हुआ समझ में आएगा, नहीं तो फिर जब टेस्ट के दिन होगा उस दिन लेके बैठना और कम से कम सुबह से लेके शाम तक पढ़ते रहना, फिर भी आपको आधी चीज समझ में नहीं आएगी। 100% होगा ये। तो इसीलिए सभी लोगों को, मैं सभी स्टूडेंट को बेटा समझा रहा हूँ बार बार ये बात, रिवीजन करना शुरू कर दें। ठीक है, मैं भी कराऊंगा। अगर आपको कोई बेटा, सुनो, कहीं पर भी कोई चैलेंज है, ये सर पर हाथ नहीं रखे बेटा। क्या हुआ मानस तेजस्वी, व्हाट हैपेंड? बहुत दिक्कत है केमिस्ट्री? अरे ऐसे कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ। अच्छा एक बार बताओ, केमिस्ट्री को भी याद करने वाला सिस्टम कौन कौन समझ रहे हैं? अरे मुझे बताओ, कोई बात नहीं, क्या होगा बेटा, अपनी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, किसी को फिजिक्स अच्छा समझ में आता है, किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, किसी को मैथ ज्यादा होता है, किसी को बायो में। आप लोग बायो के ज्यादा स्टूडेंट्स हो, लेकिन एक बार मुझे एक चीज समझाओ, एक छोटी सी बात, जितना बेटा आप सब्जेक्ट से दूर होते हो उसका नुकसान भी तो उठाना पड़ेगा, उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी चीज केमिस्ट्री में याद करने की नहीं है। जो अब तक आपने केमिस्ट्री को पढ़ा है उसमें आप लोग सोचते हो कि रिएक्शन सर याद करने होते हैं केमिस्ट्री में, हम याद कर करके परेशान हो गए, इसको रट्टा मार लेंगे, 4 रिएक्शन इसके याद कर लेंगे, मेटल की प्रॉपर्टीज को। वो रट्टा मारने का सिस्टम किसी काम का नहीं, इट इज ऑफ नो वर्थ। ठीक है, चीजों को समझने में ज्यादा इंटरेस्ट लगाओ। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर मैं कहीं पर ये बोल दूं बेटा, एक आध चीज बोलूंगा कि यस ये याद कर लो, अदरवाइज आपको मैं कभी नहीं बोलूंगा कि रट्टा मारो इसको सिर्फ समझने के लिए बोलता हूं हमेशा, है ना। पूरे चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, अगर निचोड़ देखें तो सिर्फ ये है, एक जगह एनोड होती है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
और दूसरा बेटा दूसरी जगह पर कैथोड है जहां पर रिडक्शन होता है। बाकी सब चीज चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये फंडामेंटल है। बस हम क्या करते रहेंगे, कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर बेटा क्या करेंगे, हम केमिकल एनर्जी को, रिडॉक्स रिएक्शंस की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, है ना ऋषि। और दूसरी तरफ बेटा हम जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस होगी, अभी आएगा चैप्टर में, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाऊंगा मैं आज आपको, ठीक है। तो उसके अंदर बेटा हम देखेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बेटा हम वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज है, जितनी आसानी से आप समझो उतना अच्छा है। आप लोग कोशिश करो, आएगा सब कुछ समझ में। तो बेटा फैराडे साइंटिस्ट थे, सबको पता है माइकल फैराडे के बारे में, नाम तो सुना होगा इनका, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटा इन्होंने कुछ लॉ दिए, वो लॉ दिए इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के, ठीक है। अभी जिन बच्चों ने ये नोट्स कंप्लीट कर रखे हैं कॉपी में, वो ओपन कर लेंगे, ठीक है। और जिन्होंने नहीं करे वो बोर्ड पे ध्यान देना। तो देयर आर टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉ दिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ बेटा जो है, अभी मैं एक एक करके बताता हूं, उससे पहले आप इलेक्ट्रोलिसिस समझ लो क्या है। तो वंशिता एक बार बताएं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या पढ़ा है हमने, क्या प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम, बोलो व्हाट विल हैपन, देख के भी बता दो, समझ के बता दो, जो आपने अब तक पढ़ा है उसके बेसिस पर बताओ। कोई भी स्टूडेंट मुझे बताए कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या था बेटा। मैंने आपको एनोड और कैथोड, हम्म, और उसमें जो सॉल्यूशन रहता है वो कॉपर सल्फेट का लेते हैं। देखो बच्चों, एक चीज बताता हूं आपको, कभी भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जैसे कहीं पर एग्जाम में कोई क्वेश्चन हो या कभी आपसे कोई चीज पूछी जाए, ठीक है। आरुष क्या हुआ बेटा, नोट्स देख रहे हैं, हाँ मेरी बात सुने ध्यान से। तो इलेक्ट्रोलिसिस का बेटा मतलब देखो, आप लोग बिल्कुल बेटा बेसिक चीजों पर काम करो। कहते हैं कि जितना आपकी बेटा फाउंडेशन स्ट्रांग है यश, उतना ही बेटा आपको समझ में अच्छा आएगा। टाइम लगेगा, आप स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट है बेटा, आपको 1-2 महीने लगेगा केमिस्ट्री में, एकदम से एक्सपर्ट नहीं बनेगा कोई भी, ये मैं नहीं कह रहा कि एक्सपर्ट बन जाएंगे एकदम से, लेकिन अगर छोटी छोटी चीजों से, बेसिक से स्टार्ट करो। अभी आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस में क्या समझ रहे हो, कॉपर सल्फेट, कॉपर, ये सब कुछ नहीं है। क्या है, क्या इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो प्लस लिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रो प्लस लाइटिक सेल, सिंपल। मतलब कि बेटा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, सिंपल, वाटर को लिया आपने, वाटर भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, कल बताया था, वाटर इज आल्सो वन वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल मतलब है जिसमें आयंस हो बेटा, ठीक है प्रियांशु, जिसमें आयंस हो। वाटर के अंदर बेटा वाटर का डिसोसिएशन होता है, कौन से आयंस बनते हैं, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, OH बनता है। ठीक है। तो वाटर भी एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। जब आप बेटा इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हुआ सिंपल, इसमें से क्या करना है आपको, बैटरी लगानी है ऋषि, कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स लगा दिया बेटा। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर आपने करंट पास करा दिया तो वो प्रोसेस कहलाएगी इलेक्ट्रोलिसिस। अब आप किसी की भी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो, NaOH की कर दोगे, NaCl की करोगे, किसी की भी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी नहीं कर पाओगे, है ना प्रियांशु, जिसमें करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, जहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा जिस सॉल्यूशन के अंदर, उसमें नहीं होगा, ठीक है। नंदिनी आ रहा है बेटा समझ में, थोड़ा सा बेटा नेटवर्क का इश्यू रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश करें, ठीक है। तो सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बेटा उसके थ्रू करंट पास करते हैं तो दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है ना। तो किसी की भी कर सकते हैं, वाटर की अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपने पढ़ा होगा, पहले आपने याद कर लिया था उस टाइम पर, याद करो ऋषि, कि हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। यहां पर बेटा आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब पता चलेगा कि किसी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को।
हमको समझ में आएगा कि आखिर क्यों हाइड्रोजन बन रही है और क्यों ऑक्सीजन बन रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो फैराडे जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस बेटा आपको समझाया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसके थ्रू करंट पास करेंगे। इसके बदले में बेटा क्या होगा यश, जब करंट पास करोगे किसी इलेक्ट्रोलाइट से तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या होंगे बेटा, रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे, यानी एक तरफ रिडक्शन होगा है ना बेटा, और एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऐसी क्या चीज है जो यहाँ पर कोई पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? आप लोगों को अगर ज्यादा सीरियसनेस होती है तो बता दो, ठीक है, मैं फिर एग्जांपल भी लेने लगूंगा, सरकास्टिक एग्जांपल्स कोशिश करता हूँ। 11th वाले बच्चे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, ठीक है ऋषि, कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को बीच में थोड़ा सा ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में चले गए, अभी तो मैं शुरुआत भी नहीं किया, अभी मैंने अभी 1% भी मैं अभी आया नहीं हूँ, बिल्कुल लाइटली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अगर बेटा वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो अपने को क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आपने बेटा बैटरी से कनेक्ट किया तो मानसी क्या होना चाहिए, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे, है ना। और आपने क्या पढ़ा है, एक आपकी इलेक्ट्रोड है लेफ्ट साइड पर एनोड और राइट साइड पर है कैथोड। अब एक चीज आपको मैंने बताई है कि हमेशा याद कर लें सभी बच्चे कि एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहनी है इस चैप्टर में, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। सब कुछ भूल जाना, ये चीज मत भूलना, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो ये बेटा प्रोसेस जो हो रही है, ये जो रिएक्शंस होंगे ये किसकी वजह से होंगे, जैसे ही आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट को पास किया बेटा तो आप देखोगे देयर विल बी सम रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन बेटा एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। इसकी वजह से अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। और इसको बेटा इलेक्ट्रोलिसिस को बहुत अच्छे से स्टडी किया था माइकल फैराडे, ठीक है, और इसके बेसिस पर 2 लॉ बताए। चलो एक एक करके लॉ बताते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये बेटा 5th पार्ट के नोट्स हैं, आप लोग इस वीक के अंदर जल्दी से कंप्लीट कर लें, 2-3 दिन के अंदर टेस्ट से पहले। तो फर्स्ट लॉ बेटा देखो, अगर आपको नोट्स जिन्होंने बना रखे वो देखेंगे क्या लिखा है मैंने फर्स्ट लॉ में। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ सेइंग, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, एक बार इलेक्ट्रोलिसिस पर ध्यान दें। आपको बेटा मैंने एक चीज और बताई थी कि कैथोड पर हमेशा क्या होता है, जब हम कभी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मेटल बेटा कहां पर डिपॉजिट होता है मानसी, ये देखो कैथोड पे, कैथोड पर मेटल डिपॉजिट होता है। और ये बेटा डिपेंड करेगा, मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा, बता दूंगा, जिस मेटल की बेटा जिस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। जैसे अपने लोग अगर कॉपर सल्फेट लेते हैं या कॉपर क्लोराइड लेते हैं तो तानिया कौन सा मेटल डिपॉजिट होने वाला है यहाँ पर, जिस मेटल का सॉल्ट होता है, हाँ गुड, जिस मेटल का बेटा सॉल्ट होता है वही मेटल डिपॉजिट होता है जनरली, ये देखोगे आप। तो अगर मैं जिंक सल्फेट लूंगा तो जिंक डिपॉजिट होगा, और अगर मैं कॉपर सल्फेट लूंगा तो कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब ये बेटा जो मेटल डिपॉजिट होता है इसी के ऊपर बेस्ड है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of current passing through the electrolyte। यानी बेटा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, यानी यहाँ पर जो हमने बैटरी ली है, हमने जो बैटरी ली है इस बैटरी के थ्रू बेटा कुछ ना कुछ करंट पास होगा या चार्ज पास होगा इस इलेक्ट्रोड के अंदर। तो जितना डिपॉजिट होगा बेटा इलेक्ट्रोड के ऊपर, जितना मेटल डिपॉजिट होगा या जितनी गैस लिबरेट होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी हमेशा, इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द करंट फ्लोइंग या क्वांटिटी ऑफ द चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट। इस बैटरी के थ्रू बेटा आप कितना चार्ज फ्लो कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं द वेट ऑफ एनी मेटल, जैसे मान लो सपोज कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर का बेटा जितना वेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द Q द चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, जितना चार्ज फ्लो कर रहा है। सिंपल सा स्टेटमेंट है बिल्कुल,
कोई मुश्किल चीज नहीं होनी चाहिए। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है? यस सर। ठीक है, आगे समझ में। अब बेटा यहाँ पर आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं मानसी, तो कोई नया कांस्टेंट आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हुए हो गए, आपको चौथा साल हो गया, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है वो आएगा, हटेगा यहाँ से, तो एक नया कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? एक नया कांस्टेंट बेटा दिख रहा है Z, एंड दैट Z इज नोन एज, इसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के, इस वाले कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नाम थोड़ा सा बड़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। अच्छा एक चीज बेटा देखिए, बेटा सभी बच्चे ध्यान दें, इक्विवेलेंट वर्ड ना कई बार आएगा आपको। याद करो नॉर्मलिटी की जब डेफिनेशन बताई थी तब से ये शुरू हुआ था सिलसिला, और 11th में तो पता नहीं आपने क्या पढ़ा है, लेकिन अब तक आपको क्लियर हो जाता इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेटा देखो इक्विवेलेंट बेटा सिंपल सी चीज है, जहां का इक्विवेलेंट आ जाए। वैसे इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल। ठीक है ऋषि, इक्वल होता है। तो देखो जैसे हम मोलैरिटी के बोलते हैं, मोलैरिटी के अंदर बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो बेटा वैसी नॉर्मलिटी के अंदर हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। समझो मेरी बात, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो ये इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब जो सारा कुछ है, सिंपल सी बात है, बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को n फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वही चीज बन जाती है इक्विवेलेंट वेट। याद करो, ठीक है। अगर आपको खाली वेट पूछूंगा मैं, अगर मैं आपसे पूछूं मोलर मास बता दो मुझे, NaCl का बता दो, तो आप बताओगे कि सर इतना है, 58.5 समथिंग होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा इक्विवेलेंट मास बताओ, तो ऋषि क्या हो जाएगा? n फैक्टर से डिवाइड करो, ये n फैक्टर है। सबसे सब मुसीबतों की जड़ ये इक्विवेलेंट, जहां पर भी क्वेश्चंस आ जाए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अक्सर बेटा क्वेश्चंस में जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आपको कंफ्यूजन हर जगह होगा जहां कहीं इक्विवेलेंट आ जाता है। तो केमिस्ट्री में यहां पर भी आ गया, फिर दोबारा वो n फैक्टर ने जन्म लिया है इक्विवेलेंट के रूप में। तो इक्विवेलेंट वेट फिर आ रहा है बेटा यहाँ पर, अभी आएगा, मैं भी बताऊंगा, सेकंड लॉ के अंदर भी है। तो ये इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, और इसकी डेफिनेशन भी देख लोगे आप लोग। तो बेटा यहाँ पर ये बन गया W = ZQ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बेटा चार्ज को हम करंट के रूप में एक्सप्रेस करें, करंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो आरएच क्या हो जाएगा? हम जानते हैं करंट की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द करंट? इट इज द रेट ऑफ I = Q/T, है ना। करंट अगर निकालना है तो आप क्या बोल सकते हो? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और अगर आपको चार्ज देखना हो तो क्या हो जाएगा बेटा? I × T होगा, है ना। द चार्ज फ्लोइंग इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द करंट एंड द टाइम। जितने टाइम तक कितना करंट फ्लो करता है वही आपका टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है ऋषि, अब इसको यहाँ पर पुट कर दो बेटा, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W = ZQ में अगर I Q की वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट दिस फॉर्मूला Z × I × T। देखो सिंपल सा एक्सप्रेशन मिल गया आपको। W बेटा क्या है यहाँ पर? W इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस, जो भी आपका मेटल डिपॉजिट हुआ है बेटा कैथोड के ऊपर, ठीक है, या फिर एनोड पर जितनी गैस बनी है। एनोड पर जनरली आपको बताया था गैस बनती है, जिस तरीके से रिएक्शन होना है उसके अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन जो भी है, और या फिर जो मेटल यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है उसकी वैल्यू बेटा कैसे किसके बराबर आ गई? Z यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I यानी कि बेटा करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, एंड T इज द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। कितनी देर तक करंट फ्लो करता है। मानसी आया बेटा समझ में? यस सर। और बाकी बच्चों को तान्या आ गया? यस। अब देखो, अगर इतना बेटा आपको समझ में आया तो आप लोग सीधी सीधी एक चीज समझो कि मान लो जैसे जैसे जितने टाइम तक बेटा करंट फ्लो कर रहा है, एक बैटरी आपने लगाई, 6 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, आपने 10 मिनट उसको ऑन किया, जितनी भी देर चलाया, तो जैसे जैसे बेटा जितना टाइम बढ़ेगा, जितना यहाँ पर करंट की वैल्यू बढ़ेगी या जितना टाइम बढ़ेगा बेटा, उतना ही ज्यादा वेट डिपॉजिट बढ़ेगा। ठीक है ऋषि, वेट बढ़ता जाएगा ना।
उसी रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको जेड का सिलसिला बताता हूँ, ये जेड को कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत ही सिंपल है जेड को डिफाइन करना। अगर बेटा इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो अगर मैं बेटा इस सर्किट के अंदर एक ऐसा सर्किट लेता हूं जिसमें मैंने करंट फ्लोइंग 1 एम्पियर ले लिया, ऐसे मान के चले कि 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। तो देखो क्या होगा, W की वैल्यू बेटा किसके बराबर हो जाएगी, Z के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों 1 1 हो गए तो W इज इक्वल टू Z, है ना। तो ऋषि यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज नथिंग बट द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। कितना वेट डिपॉजिट होगा किसी भी सब्सटेंस का, अगर 1 एम्पियर करंट को बेटा 1 सेकंड तक हम फ्लो करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकाल सकते हो। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करोगे 1 सेकंड तक तो जितना वेट डिपॉजिट होगा उसी को हम बोलेंगे दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट मेटल। ठीक है, ठीक है ना, सिंपल डेफिनेशन है प्रियांशु। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालें। जैसे मैं आपसे कॉपर का पूछूं, सिल्वर का पूछूं, कोई भी मेटल का पूछ रहा हूं तो आप सिंपली बोलोगे कि सर एक करंट, 1 एम्पियर करंट को अगर हम 1 सेकंड तक फ्लो करें किसी बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रोड्स लगा के, और बेटा जितना भी अपना वेट डिपॉजिट होगा मेटल का, ठीक है, वही आपका बोलेंगे दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट मेटल। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। तो ये सिंपल सा फर्स्ट लॉ है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, बच्चों का खेल है, अभी जब सीख जाओगे तो बच्चों का खेल है। W इज इक्वल टू Z, ठीक है, ये बेटा फर्स्ट लॉ है। दिलचस्पी आया समझ में या नहीं? यस सर आया। अगर सिंपल है बिल्कुल, ये फर्स्ट लॉ है, बिल्कुल ही आसान सा है। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक सिंपल सी बात बोली मैंने, जितना करंट फ्लो करोगे, जितना चार्ज फ्लो करोगे उतना ही ज्यादा मैटर डिपॉजिट होगा। ठीक है, चलो अब सेकंड लॉ समझाता हूं फिर आपको बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट लॉ में बेटा बात हो रही है, फर्स्ट लॉ में बात हो रही है कि जितना आपका जो मैटर डिपॉजिट होता है, ठीक है, जैसे मान लो अगर सोडियम की अमाउंट अगर हम देखें 1 एम्पियर के अकॉर्डिंग कितना फ्लो कर रहा है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप देखोगे you will see that the weight of the deposit matter will also increase। ठीक है, और Z हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो बेटा ये तो हुआ आपका, दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ समझने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं बार बार बोल रहा था आपको, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। मैंने आपसे पूछा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो वो भी हमने देख लिया। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, क्या बताया था मैंने आपको भी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। गुड। नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम बेटा उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो अपने को मिलता है इक्विवेलेंट वेट। ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिया तो आपको पढ़ाना बहुत आसान है। सेकंड लॉ, अब सेकंड लॉ में बेटा देखो क्या कहता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बेटा ये है, इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी, हिंदी में समझाता हूं पहले, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट बेटा, अगर मान लो आपने एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स लिए बेटा, एक से ज्यादा सेल लिए, ठीक है कुलजीत, अभी कुछ बच्चे इधर कम जैसे ज्यादा कैसे हो गए, देखो फिर चले गए कुछ बच्चे, ये फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट है। कौन कौन, सिर्फ 5 बच्चे दिख रहे हैं मेरे को अभी, और मैं बता देता हूं कौन कौन है जिनका कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। किशोर कैमरा ऑन करो, बहुत दिक्कत होती है कंसंट्रेट करने में, है ना। दीपेश क्या हुआ बेटा, कैमरा कैसे ऑफ हो रहा है बार बार, अभी रिमूव करूंगा फिर मैं क्लास से आपको, मुझे क्लास में रेगुलर चाहिए। प्राची बेटा कैमरा आपने अभी ऑन किया है इतनी देर बाद, मुझे सबके नाम पता है और मुझे सब ये पता भी चल रहा है कि कौन कौन केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने वाले हैं और कौन कौन केमिस्ट्री, इस तरीके से रहेगा तो बेटा बहुत दिक्कत आने वाली है। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्ट्रगल। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है बेटा ये, इससे क्यों भाग रहे हो तुम? मेरे को तो सब पता है, मुझे योगेश का पता है, मुझे प्रथमेश का पता चल गया, धीरे धीरे सबका रिकॉर्ड दिख रहा है मेरे सामने।
टेस्ट में नंबर आ रहा है, क्लास में दिख रहा है कि कौन कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन प्रैक्टिस कर रहा है, तो अभी ये तो भूल जाओ कि सर नए हैं। इस कंसेप्ट को अपने दिमाग से निकालो। और सबसे बड़ी बात, धोखा किसको दे रहे हैं? अगर आप लोग सीधी सी बात समझो, किसका नुकसान कर रहे हैं? अगर कैमरा ऑफ करके पढ़ोगे तो कौन से तुम आइंस्टाइन बनने वाले हो, ये तो तुम्हें भी पता है। तुम्हें भी नोबेल प्राइज मिलेगा एक दिन, है ना? 1-2 महीने बाद कोरोना खुलने वाला है, फिर मैं नोबेल प्राइज दूंगा तुम लोगों को। कौन कौन है ये लोग? कुलजीत क्या हुआ? कुलजीत कैमरा ऑन है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। क्या कर रहा है कुलजीत? पढ़ रहा है कि नहीं? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, जन्माष्टमी, हाँ जन्माष्टमी का त्योहार है ना आज तो। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद कभी ये मत कहना बेटा, कोई भी बच्चा, दीपेश एक बात समझ लो कि जो साइंटिस्टों के नाम देखते हो ना, अब हम लोग भी पढ़ते आ गए कोलाश लो, अभी तो एक कोलाश नाम आएगा, उसकी स्पेलिंग किसी को आज तक याद नहीं हुई और आप लोगों को भी नहीं होगी, देख लेना, ठीक है? तो कभी इंडियन नाम आएंगे ही नहीं, भूल जाओ, कभी नहीं होने वाला ऐसा। पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो तुम, ठीक है? जिस जिसके कैमरा ऑफ हो रहा है, आपकी से बोलूंगा ही नहीं मैं। अभी मेरे को जितने दिख रहे हैं इन्हीं की अटेंडेंस लगा के और मैं भेज दूंगा सर को, कल से उनको रिमूव रखूंगा क्लास से। ये जो बीच बीच में गायब हो रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हो बेटा, प्यार से आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? नेहा का कैमरा देखो अभी ऑन हुआ है, नेहा, ठीक है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे को क्या करना है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना फैराडेज लॉ, तब आप लोगों को देखूंगा मैं क्या कहोगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी श्रेयांश, इट विल बी वेरी वेरी लेट देन। फिर पढ़ते रहना अपने आप, जब अपने आप पढ़ोगे आप लोग तो बहुत देर हो जाएगी बेटा। मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं, जब टीचर समझाते हैं, हम लोग बेटा आपको समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपको 15 मिनट के अंदर वो टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है यश? और जब आप बेटा खुद पढ़ोगे, आई कैन अश्योर यू, 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक नोट्स को पढ़ते रहना, घूमते रहना। बहुत सारे बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा मैंने लिखा क्या है उसमें, राइटिंग इतनी अच्छी है ना, समझ में भी नहीं आएगा। और जिनको समझ में आ जाएगा वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि वो मीनिंग उसका क्लियर कर पाए। क्लास में बेटा आप लोगों को फिजिकली मेंटली प्रेजेंट रहना है, आपके बेनिफिट के लिए है। इट इज ए सो गुड थिंग। और आप लोग बिल्कुल ऐसे बस, हे भगवान क्लास चल रही है कब निपटेगी ये, बहुत सारे ऐसे हैं इनमें से, दिमाग में यही चल रहा है, बस होने वाली है क्लास, 25 मिनट का टाइम रह गया, 25 मिनट के बाद सारे सिलेक्ट होने वाले हैं, सारे बैठेंगे वहीं पे ही, एम्स में जाएंगे, एम्स दिल्ली में। जो बचे हुए हैं वो आईआईटी उसके पास, मुझे तो बेटा सब पता है, दिल्ली में ही सब कुछ है, एम्स दिल्ली है, ठीक है, आईआईटी है, सब पास पास है। फिर पता है कैसा होता है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा ना बेटा, सुनो, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा जेई में और आप लोगों के उसमें एम्स में सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पता है एम्स के अंदर सीटें कितनी है? सबको आइडिया होगा, बहुत कम सीट्स होती हैं मेरे ख्याल से, दिल्ली के अंदर तो 26 कुछ ऐसी सीट्स ही हैं, ठीक है? हाँ, तो आईआईटी में भी नाम नहीं आएगा, ओबियसली नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। इसमें कोई, मैं अपने ऊपर ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को बोल रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। फिर बेटा पता है क्या होता है, अपना सपना होता है कि हम डीसी एनएसआईटी से पढ़ेंगे, आईआईटी से पढ़ेंगे, फिर पता है क्या करते हैं, कॉलेज के अंदर तो जा नहीं सकते दीपेश, फिर क्या करते हैं, मम्मी पापा को बोलते हैं कि हम तो वहां जाके दिल्ली जाके पढ़ेंगे या मुंबई जाके आईआईटी मुंबई का कैंपस देख के आएंगे, ठीक है? तो फिर कॉलेज के बाहर घूमते रहते हैं ऐसे, ठीक है? सोचते हैं कि कभी मैं जिंदगी में अगर पढ़ लिया होता, फिर ये दिन आपको याद आएगा आज का, कि आज मैंने फैराडेज लॉ अगर पढ़ा होता तो आज मेरे 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के निकल गए होते। वही होना है। जो लोग रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, बार बार मुझे कहते हैं कि मैं मोटिवेट करूं आपको, तो आप लोग बेटा अपना टाइम वेस्ट करवाते हो और कुछ नहीं है। तो चलो देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट होता है, आज से इसी तरीके से पढ़ेंगे। अब देखो, अब संख्या बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 बच्चे हैं क्लास के अंदर। अच्छा, अभी भी 5 ऐसे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी भी 5 ऐसे हैं जिनके घर पे नोबेल प्राइज दूंगा मैं, जाके करता हूं। दीपेश, अच्छा दीपेश तो दिख रहा है मुझे, रुको 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 अभी बताता हूँ कौन कौन बच्चे हैं जो बिल्कुल सुन नहीं रहे मेरी बात। जूही जैन, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये अच्छे बच्चे भी इस लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं। अच्छा, ये सोच रहे हैं सर ने तो कभी क्लास पढ़ी ही नहीं है, सर को तो पता ही नहीं है, सर तो हम ही कभी क्लास में देख ही नहीं पाए।
बेटा सब पता है, आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि मैं भी तो स्टूडेंट ही था। ये मत भूलो, सब पता है बेटा, कौन कैसे पढ़ता है, कितनी मेहनत कर रहा है। ऐसे कोई उससे वो नहीं है, ये जिस तरह की हैबिट्स होती हैं वैसे ही आप आगे भी होने वाले हो। अगर मान लो, अच्छी बात है, अगर आप लोग सिलेक्ट भी होते हो ना, तो इस तरीके से आप लोगों का डिसिप्लिन नहीं होगा। अब आपको कोई देखने के लिए एक आदमी चाहिए, यहाँ पर बैठे हैं ना भैया, ये क्या करते हैं, ये यही देखते हैं कि कौन क्लास में है, कौन सा नहीं है, कौन सा बीच में स्किप चला गया, इसीलिए सैलरी मिल रही है इनको। आप लोगों को सोचना चाहिए ये कि ये काम इनको करना पड़ रहा है। 12th क्लास के बच्चों को बोलना पड़ रहा है, बेटा क्लास में आओ, सुनो मेरी बात, मुझसे पूछो क्वेश्चन। कभी किसी टीचर को सोचा है इतना? हम लोग जब पढ़ते थे बेटा, किसी भी टीचर ने कभी मुझसे कभी ये नहीं कहा बेटा कि आप लोग बेटा क्वेश्चन मुझसे पूछो, ठीक है। वो पढ़ाते थे, ठीक है, ऐसी तरीके से जैसे आपका है ना, आप कर रहे हो अपना, ठीक है। तो हम सोचते थे आज ये क्वेश्चन पूछेंगे, फिर सोचते थे अरे छोड़ो, 5 में से क्वेश्चन क्या करना है। अभी जब तक हिम्मत नहीं आती थी उनके पास जाके पूछने की कि सर ये क्वेश्चन हमें बता दो आप, ठीक है, क्योंकि लगता था पता नहीं सर पीछे का पूछ लेंगे, है ना। तो इतना जितना आपको बेटा, जितना आपको टीचर कह रहा है कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, कभी भी पूछो, जो चीज आपको नहीं आती बेसिक की पूछो, 11th की भी पूछोगे तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कैमरा भी ऑफ कर लेते हैं, मेरे को क्या करना है, आप लोग पढ़ो मत पढ़ो, है ना श्रेयांश, क्या फर्क पड़ता है ना। सिलेक्शन मेरा थोड़ी होगा, मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, ये भूल जाओ ना, आपके पेरेंट्स का होगा, आप ही लोगों का होगा। चलो प्रथमेश, ठीक है, चलो बताइए, फिर सेकंड लॉ की बात करते हैं। चलो बहुत टाइम वेस्ट कराया आपने। सेकंड लॉ बेटा देखो क्या है, सिंपल सी बात देखें। फैराडे बेटा क्या कहते हैं, अगर मान लो आप एक से ज्यादा बेटा सेल लेते हो, एक से ज्यादा गैल्वेनिक सेल लेते हो और उनको बेटा सीरीज में जोड़ते हो, ठीक है। अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो एक से ज्यादा सेल्स को, तो बेटा हम देखेंगे, और उनके अंदर आप अगर सेम करंट को फ्लो करोगे, याद करो बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर सीरीज में हम एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते थे बेटा, तो उसके अंदर क्या देखते थे, करंट सेम रहता है। सीरीज में आपने जो भी कनेक्शन करते हैं हमेशा उसमें करंट सेम रहता है, याद आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर होने वाला है। हाँ, एक से ज्यादा सेल्स को बेटा जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या सबके अंदर सेम करंट जाएगा, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, कुछ भी बोलो आप, करंट सेम है तो चार्ज भी सेम है, क्योंकि Q/T है, ठीक है। तो बेटा फैराडे ने क्या देखा कि जब आप बेटा एक से ज्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो, उनमें सेम करंट को फ्लो करते हो सीरीज में कनेक्ट करके, तो बेटा उनके अंदर जो वेट, उनके अंदर जो वेट डिपॉजिट होगा, उनकी रेशो बेटा, जैसे जो मेटल डिपॉजिट होगा अलग अलग सेल्स के अंदर, उसकी रेशो बेटा किसके बराबर आएगी, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के, मतलब इक्विवेलेंट वेट की रेशो के बराबर आएगी। अभी समझाता हूं और थोड़ा डिटेल में डायग्राम से, स्टेटमेंट बताया अभी मैंने आपको, डायग्राम से समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर हम एक से ज्यादा सेल लें, इस तरह का मैं सेटअप ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो दो गैल्वेनिक सेल ले रहा हूं, ठीक है बेटा। इन दो गैल्वेनिक सेल के अंदर इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। और बेटा इनको अब आपको सीरीज में कनेक्ट करना है बैटरी के साथ। सीरीज में कनेक्ट कैसे करेंगे, देखो ये वाला एंड बेटा, यहां पर ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, इस बैटरी के साथ अगर पॉजिटिव जोड़ोगे तो ये पॉजिटिव होगा। इधर वाला, ये दो अलग अलग सेल है, एक आप ले लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉपर इसमें बेटा कॉपर सल्फेट का, और ये इलेक्ट्रोड्स कॉपर की है, ठीक है। और ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट ले लो, ठीक है बेटा। इस तरह का आपने लिया, ये देखो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव कौन सी होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में साइन चेंज हो जाता है, ये कैथोड है, ऐसे ये भी बेटा एनोड है और ये भी कैथोड है,
तो यहाँ पर बेटा कैथोड कैथोड के ऊपर जो मेटल डिपॉजिट होगा इसके अंदर और इसके अंदर, है ना, यहाँ पर बेटा क्या मेटल डिपॉजिट होने वाला है श्रेयांश? इसके अंदर वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट है ना, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर ही डिपॉजिट होने वाला है अगर कॉपर की इलेक्ट्रोड्स लोगे तो। और उसके अंदर बेटा देखिए तो यहाँ पर क्या डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर? जिंक लिया आपने तो वेट ऑफ जिंक। तो बेटा फैराडे का कहना था कि जो ये वेट की रेशियो आएगी, जितना वेट डिपॉजिट होगा बेटा दोनों की इलेक्ट्रोड्स पर, दोनों सेल के अंदर जो मेटल डिपॉजिट होगा उन दोनों के वेट डिपॉजिट होने की जो रेशियो है वो किसके बराबर आएगी बेटा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, ये इसके बराबर आएगी बेटा। समझे? बहुत सिंपल सी बात है, जो भी वेट बेटा यहाँ पर कॉपर का डिपॉजिट होगा और जिंक का डिपॉजिट होगा उसकी रेशियो किसके बराबर आ रही है? उनके इक्विवेलेंट वेट की रेशियो के बराबर। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है? तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वेट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हाँ अभी जैसे आपने बताया बिल्कुल, तो आप इक्विवेलेंट वेट बेटा निकाल सकते हो। अभी समझाता हूँ कैसे, ये भी बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा आपको। जैसे मान लो अगर बेटा आपको किसी भी मेटल का इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो आप क्या करो, क्योंकि मोलर मास का मतलब होता है, देखो तो इसका बेटा मतलब होगा आप मोलर मास को डिवाइड कर दो बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास या मोलर वेट, जो भी मोलर मास ही बोलते हैं, मोलर मास को बेटा n फैक्टर से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब जैसे कॉपर का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है श्रेयांश, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कॉपर का क्या चाहिए आपको? एटॉमिक मास चाहिए, है ना। तो कॉपर का जो भी बेटा जो भी इसका मास होता है कॉपर का एटॉमिक मास, अगर आप देखोगे कितना है? 58.5 ना, कॉपर का 63.54 है बेटा, 63.5। ये आपका क्या है? मोलर मास है कॉपर का। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा कॉपर का? n फैक्टर। n फैक्टर कैसे निकालेंगे दिशा? बोलो, कॉपर का n फैक्टर क्या है? 2 होगा बेटा, गुड। ठीक है, और मैंने आपको सिंपल सा बताया था जो उसकी वैलेंसी होती है, या जितने इलेक्ट्रॉन बेटा वो लूज करे या जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, सिंपल सी बात है, वही उसकी वैलेंसी कहला जाती है मेटल के केस में n फैक्टर। तो कितना होगा बेटा इक्विवेलेंट वेट? 63.5 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया लगभग 31.8 ग्राम। ठीक है, कॉपर का बेटा ये इक्विवेलेंट वेट हो गया, इक्विवेलेंट वेट। इसी तरीके से बेटा आप जिंक का भी निकाल सकते हैं, तो जिंक का भी निकाल के दिखाता हूं आपको। पहले आप मुझे जिंक की वैलेंसी बताओ, जिंक का n फैक्टर कितना है? 63. जिंक का मास है 63.37, लगभग 63.4 ले लो। ठीक है, इसको बेटा कितने से डिवाइड करना है? जिंक की वैलेंसी कितनी है? जिंक की वैलेंसी भी 2 है। ठीक है, हाँ, तो 2 से डिवाइड कर दो तो बेटा कितना हो गया इक्विवेलेंट वेट? इसकी वैल्यू आएगी लगभग 3 to the 6, है ना, 31.7 ग्राम। अब बेटा जो मेटल डिपॉजिट होगा यहाँ पर, यानी कॉपर का कितना होगा और जिंक का कितना होगा, ये किस रेशियो के बराबर होगा देखेंगे। ये रेशियो जो मैंने निकाली है दैट इज, कॉपर का कितना है? 31.8 अपॉन 31.7। ये देखो बेटा, अगर इस रेशियो को आप सिंपलीफाई करोगे तो ये आ रही है 318 अपॉन 317। समझे? अब बेटा जितना भी मेटल डिपॉजिट होगा, यश, जितना भी ये कॉपर और जिंक का मेटल डिपॉजिट होगा, उनकी रेशियो आप कभी भी मेजर करके देखोगे, एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे तो क्या दिखेगा बेटा? हमको हमेशा यही रेशियो मिलने वाली है, इसी रेशियो में डिपॉजिट होगा।
जैसे आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल, अगर जिंक के 317 ग्राम डिपॉजिट होंगे प्राची, अगर जिंक के 317 ग्राम डिपॉजिट होंगे तो कॉपर के कितने हो जाएंगे उसी टाइम पर? अगर दोनों का मेजर करोगे तो अगर इसका 317 है तो उसका 318 ग्राम डिपॉजिट होगा। समझ गए? बस ये है फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ हो गया पूरा। अब किस किस को समझ में आया? वंशिता आया समझ में? आ गया? ठीक है। तेजस्वी को तो आ गया होगा। आज बहुत परेशानी हो रही है, पास किया होगा इसलिए। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई बहुत जरूरी है बेटा, कोई बात नहीं है। अभी जब एग्जाम होगा ना, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, कोई नहीं, भगवान होते हैं बेटा, दीपेश होते हैं भगवान, लेकिन भगवान भी ये देखते हैं कि आप लोग कितनी मेहनत करने वाले हो। जो केमिस्ट्री के पीरियड में मेहनत करेगा वो केमिस्ट्री में टॉप करेगा ठीक है, जो फिजिक्स के पीरियड में मेहनत करेगा। सही है, सही है, ठीक है। थोड़ा लाइट वेट हो गया, ठीक है। श्रेयांश समझ में आया बेटा? हाँ, ठीक है। आप लोगों के एक्सप्रेशन केमिस्ट्री को देखकर आज मुझे दिख रहा है पहली बार, केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है। कोई ऐसा भी है जिसको केमिस्ट्री अच्छी लगती है आप लोगों में से? एक दो बच्चों के ही हैं जो लगता है पढ़ना चाहते हैं, बाकी तो सब ये सोचते हैं कि अरे ये सब्जेक्ट क्यों बनाया है। श्रेयांश ठीक है बेटा, क्या रटने का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री? अब तक लगता है? बस मुझे अपनी ओपिनियन दो कि सर ये चीज आपने याद करने के लिए बोला है मुझे। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोली थी मैंने, बस उसका रट्टा मार लो, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला इस चैप्टर में आपको याद करने के लिए। कहा क्या ऐसा? सिर्फ 15 मिनट रिवीजन के लिए बोला है बेटा, लेकिन याद कुछ नहीं करने के लिए बोला। मैंने सिर्फ आपको ये कहा है ये सीरीज रट्टा मार लो, क्योंकि ये सीरीज याद नहीं होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप बेटा याद नहीं होगी तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं निकाल सकते, सेल पोटेंशियल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा रट्टा मारनी पड़ेगी, इसके अलावा सब कुछ आसान है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोनों लोगों को फटाफट से दोनों लोगों को रिवाइज कराता हूं। फर्स्ट लॉ बेटा क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है दिशा कि किसी भी मेटल का बेटा कितना वेट डिपॉजिट होगा, whatever be the metal of the weight of the metal deposited will be directly proportional to the charge flowing in the circuit। कितना बेटा सर्किट के अंदर या सेल के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, यस सर। फिर हम वहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? एक नया कांस्टेंट आएगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, Z बोलते हैं। तो फिर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा W is equal to Z into I into T, where I is the current in एम्पियर, कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा एम्पियर के अंदर, और T is the टाइम, जितना टाइम बेटा जितने टाइम के लिए करंट आपने फ्लो किया वो हो गया T। तो इस तरीके से बेटा हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी मेटल के लिए वेट निकाल सकते हैं, कितना वेट डिपॉजिट होगा मेटल का किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर। कौन सी इलेक्ट्रोड के ऊपर? ओब्वियसली कैथोड के ऊपर। ठीक है श्रेयांश, फर्स्ट लॉ ये है। इसमें बेटा एक बात आप लोग ध्यान रखना, बच्चों को एक चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को कि यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ मेटल डिपॉजिटेड, तो प्राची इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बेटा हम डिपॉजिट मेटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो दोनों साइड पर बनता है ना प्रथमेश? प्रोडक्ट दोनों साइड पर बनेगा। कैथोड पर मेटल डिपॉजिट होगा बेटा, और एनोड पर क्या होगा? एनोड पर जनरली गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस रिलीज होगी, कोई भी सब्सटेंस बन सकती है। तो बेटा उसका भी तो कुछ वेट होगा, उसका भी कुछ कंसंट्रेशन या वेट होगी। तो जो वेट उसका निकालोगे वो भी उसी तरीके से लागू होगी उस पर। जैसे अगर मैं कहूं, अगर मैं वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं, ठीक है ऋषि, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा हाइड्रोजन गैस भी बनेगी और ऑक्सीजन गैस भी बनेगी, है ना? तो एनोड और कैथोड पर दोनों साइड पर गैसेस बन रही हैं, तो इनका वेट आप कैसे निकाल सकते हो? वेट आप निकाल सकते हो अगर आपको करंट दे रखा है, ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी है, कितने टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है, और दोनों की आपको जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको मैंने बता ही दिया क्या है। ये मोलर मास को आप किससे कर दो? n फैक्टर से डिवाइड कर दो। कर लेंगे सभी बच्चे?
Yes, sir. यस तो बस सर। और जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ के अंदर से ही सेकंड लॉ निकल के आया है। बस उसमें बेटा क्या कह रहे हैं कि अब आप एक इलेक्ट्रोलाइट मत लो, एक इलेक्ट्रोलाइट मत लो, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट ले लो, अलग अलग, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट कह रहा हूँ, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कई सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करो। और जब बेटा आप सीरीज में कनेक्ट करोगे और करंट सेम करंट फ्लो कर रहा होगा उसमें, तो बेटा उसमें जो मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, ठीक है, कैथोड के ऊपर जो मेटल डिपॉजिट होगा उनकी रेशो उनके इक्विवेलेंट वेट की रेशो के बराबर होगी। बोलो, आ गया समझ में? बिल्कुल सिंपल है। तो ये मैंने कॉपर और जिंक का एग्जांपल दिया। इसी तरीके से बेटा मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन टेक ए नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स का एग्जांपल ले सकता हूं, ठीक है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले सकता हूँ, जिंक सल्फेट, कोई और सॉल्ट भी ले सकते हैं। तो इसी से मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा। यहाँ पर बेटा आपको मैंने एक यहाँ पर वो बताया था, जब हम नर्नेस्ट इक्वेशन करते थे, फाराडे लॉ, फाराडे कांस्टेंट आया था एक, याद करो, फाराडे कांस्टेंट। तो मैंने यस कहा था सर मैं, आया था। हाँ, तो मैंने इसका कहा था बेटा मैं बाद में बताऊंगा, बाद में बताने का समय आ गया है, ठीक है। तो फाराडे कांस्टेंट क्या होता है अब आपको मैं ये समझाता हूँ, ठीक है, व्हाट इज फाराडे कांस्टेंट। तो देखो इसको समझते हैं फाराडे कांस्टेंट क्या थे, क्योंकि फाराडे ने काफी कुछ काम किया इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, तो उसकी उनके नाम पर इसका कांस्टेंट का नाम रखा है, ठीक है। जिस दिन अपनी इंडिया से भी साइंटिस्ट बनेंगे तो उस दिन उसका नाम भी आएगा। चलो कोई बात नहीं। फाराडे कांस्टेंट बेटा क्या है? इसके लिए आप बेटा देखो, जैसे किसी भी मेटल को बेटा रिड्यूस करने के लिए, जैसे अगर मान लो हमें कॉपर को रिड्यूस करना है, ये देखो Cu2 पॉजिटिव आया है, ठीक है प्रथमेश, अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हो, जिंक को रिड्यूस करना चाहते हो, सोडियम आयन को रिड्यूस करना चाहते हो, तो आपको बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं, है ना। ऋषि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए एक बार देख के बताएं जल्दी से। अगर Cu2 पॉजिटिव आयन है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कॉपर में कन्वर्ट हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यस है ना। इसी तरीके से अगर जिंक को कितने चाहिए होंगे? जिंक को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिंक, और सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। अब बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये तो मैंने कहा कि एक कॉपर आयन को रिड्यूस करने के लिए, एक कॉपर आयन को रिड्यूस करने के लिए बेटा अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से बेटा अगर मैं कहूं, अभी देखो एक चीज देखी, अभी मैं पहले समझाता हूं फिर बताऊंगा आप लोगों को, एक छोटी सी चीज बताऊंगा, आप लोग कितने एक्सपर्ट हो और क्या समझते हो टीचर के बारे में। अभी बच्चों की संख्या ना फिर बढ़ गई, 15 बच्चे क्लास में भी दिख रहे हैं। अभी देखना, अभी 2 मिनट के अंदर और बढ़ जाएगी, अभी मैंने बोल दिया ना। जैसे ही क्लास शुरू होती है तो ग्राफ चलता है ऐसे। ये चीज मैंने बताई थी एक बात और आपको, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी आपकी एनर्जी लेवल ऊपर रहेगी। उस दिन मैंने समझाया था आपको पिछले वीक में, तो क्या हुआ था, सभी बच्चों का होमवर्क आ गया अगले दिन, कमाल हो गया। ऐसे ऐसे बच्चों का भी होमवर्क आया बेटा जो आज शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, छुपा रहे हैं, वो भी होमवर्क करके भेज रहे थे। अभी फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे एनर्जी लेवल डाउन हो गया इस वीक तक आते आते। ऐसे एग्जाम में भी होता है, जब एक हफ्ते का टाइम बचेगा तो पहले तो एनर्जी एकदम हाई रहेगी, सब कुछ पढ़ डालेंगे, फिर धीरे धीरे एनर्जी लेवल डाउन होता जाएगा। जब तक एग्जाम के लिए आप लोग तैयार होगे, यानी उस दिन एग्जाम देने के लिए जाओगे, तब तक आधी चीजें तो लगता है दिमाग में भूल चुके होगे। क्या वो वीडियो पॉज हो गया बेटा? ठीक है, तो चलो ये सब बातें बोलनी पड़ती हैं, बहुत दुख की बात है। आप लोग बाकी बच्चों को तो परेशान हो गए बहुत कि वही वही बातें हो रही हैं बार बार। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा कॉपर की, चलो इस पर देखो, आप कॉपर के एक एटम को रिड्यूस करने के लिए बेटा, एक केटायन को रिड्यूस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बोलूं, अगर मैं ये कहूं बेटा 1 मोल Cu2 पॉजिटिव आयन को, सुनना ध्यान से, 1 मोल Cu2 पॉजिटिव आयन को रिड्यूस करना है तो कितने बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? मैंने कहा 1 मोल, एक आयन नहीं बोला मैंने, 1 मोल बोला है बेटा। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यू रिक्वायर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से जिंक के लिए भी यही होगा, 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। और ऐसे अगर 1
इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। बेटा इस 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ही, सुन ले सभी बच्चे, क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, सब घड़ी की तरफ देख रहे हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ही 1 फैराडे बोला जाता है। ठीक है मानसी, आप ऐसे बोलो, द चार्ज Yes, sir. The charge present in 1 mole of electrons is known as 1 Faraday। और कैसे निकालेंगे इसको? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा कितना चार्ज है बताएं जल्दी। 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? एवोगैड्रो नंबर के साथ बेटा। जब एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? 1 फैराडे। यानी कितना आता है इसकी वैल्यू? दिशा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 फैराडे? 96485। 7 नहीं तो 5 लेके चलते हैं, ठीक है। 1 फैराडे इज इक्वल Yes, टू sir. 96485। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या है? कूलम पर मोल, क्योंकि आपने बेटा, ठीक है, चार्ज पर मोल निकाला है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा? 1 फैराडे होता है। ये तो मैंने आपको पहले भी आई थिंक बताया होगा। अब आप यहां पर देखें, अगर मैं कहूं 1 मोल कॉपर को रिड्यूस करना है श्रेयांश, तो कितने फैराडे चाहिए आपको? हाउ मच फैराडे? ओहो, आज तो वीडियो अटक रहे हैं सबके। चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है। 2 Faraday. हाँ चलो ठीक है, हाँ ठीक है, 2 फैराडे। ठीक है। तो एक कॉपर के मोल को रिड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर 2 फैराडे चार्ज। कितना चार्ज चाहिए बेटा? 2 Faraday. 2 है ना? फैराडे। इसी तरीके से जिंक के लिए बेटा 2 फैराडे चाहिए, और सोडियम के लिए आपको कितने चाहिए? 1 फैराडे चार्ज। 1 फैराडे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यस सर। योगेश आगे बेटा समझ में? यहां तक आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? आज हमने 2 लॉ पढ़े फैराडे के, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। फिर उसके बाद मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट का थोड़ा सा कंसेप्ट बताया है यहाँ पर, है ना, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। क्योंकि बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखोगे बिल्कुल सिंपल इसके ऊपर बेस है, ठीक है। तो चलो, तो पढ़ाई तो हुई है 40 मिनट, और 20 मिनट से ज्यादा का एक्सप्लेनेशन मेरा जो था क्लास में अटेंडेंस के लिए रहा। चलो देखते हैं, होपफुली कल से ऐसा नहीं होगा, ऐसा लेके चलते हैं। चलो कल देखते हैं, कल किसी का फास्ट नहीं है, कल बारिश भी नहीं आएगी, ठीक है, नेटवर्क भी अच्छा चलेगा। चलो ठीक है। तो बेटा आज का होमवर्क क्या है? एक तो पीछे के नोट्स आप जल्दी से रिवाइज करना शुरू करेंगे। कल मुझे हर एक स्टूडेंट से एक एक क्वेश्चन चाहिए, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे कि सर ये चीज बताओ, हमने पढ़ी थी, हमें समझ में नहीं आई, ठीक है। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। ओके, सो विद दिस, बाय एंड टेक केयर। Bye, sir. Good गुड day. डे सर।